हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी सेमेस्टर वाइज सिलेबस के यूनिट 10 सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में। ये यूनिट 10 है जिसमें हम बात करेंगे आज सेल्फ एम्पावरमेंट, डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में, सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी, प्रोफेशनल एटिकेट एंड पर्सनल ग्रूमिंग, और लास्ट में बात करेंगे रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरिंग अदर्स। तो सेल्फ एम्पावरमेंट को समझने के पहले हम बात करेंगे एम्पावरमेंट के बारे में। एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है? द टर्म एम्पावरमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी जो एम्पावरमेंट है इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मतलब से या अलग अलग मीनिंग से यूज़ किया जाता है या किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब यहाँ पर कनक कनक दो बार यूज़ हुआ है। एक कनक का मतलब है यहाँ पर सोना और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो इस जो दोहे का अर्थ ये है कि जो सोने का नशा होता है या धन का जो नशा होता है ये धतूरे के नशे से भी खतरनाक होता है, क्योंकि धतूरा आप खाएंगे एक दिन नशा होगा, दूसरे दिन ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो सोने का या जो धन का नशा होता है जो आपको इगोइस्टिक बना देता है वो लंबे समय तक चलता है। तो मैं यहाँ पे समझाना बस ये चाह रहा हूँ कि एक ही शब्द के अलग अलग जगहों पर अलग अलग मतलब हो सकते हैं। ठीक वैसे ही एम्पावरमेंट जो है इसका अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। इट इज़ लिंक्ड विद कंसेप्ट लाइक जेंडर, राइट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज वुमेन, चिल्ड्रन एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब एम्पावरमेंट को हम अलग अलग जगहों पे यूज़ कर लेते हैं, जैसे जेंडर, राइट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो भी सोसाइटी के कमज़ोर सेक्शन हैं उनके लिए भी अपन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, चिल्ड्रन एम्पावरमेंट, बैकवर्ड क्लासेस एम्पावरमेंट। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर न्यू वर्ड डिक्शनरी 1982, द वर्ड एम्पावर मीन्स टू मेक और कॉज पावर। अब 1982 में एक वर्ड डिक्शनरी आई थी, उसके अनुसार एम्पावर का मतलब क्या होता है? एम्पावर मतलब होता है पावर, यानी शक्ति का कारण बनना या जनरेट करना, बनाना, दैट इज एम्पावर। पावर इज द की टर्म फॉर एम्पावरमेंट। यह हम ऐसा बोल सकते हैं कि एम्पावर करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है या पावर के थ्रू हम एम्पावरमेंट कर सकते हैं। अब जैसे एम्पावरमेंट का एक जो सही मतलब है हिंदी में, तो उसका मतलब होता है सशक्तिकरण, या हम बोलते हैं अधिकारिता। किसी को आधिकारिक बनाना कि वो अपने फैसले खुद ले सके, किसी को सशक्त बनाना, या जो एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण। अब अलग अलग जगहों पे आप सुनते हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण है या बच्चों का सशक्तिकरण है, जो कमज़ोर लोग हैं उनका सशक्तिकरण है। तो इस हिसाब से अपन अलग अलग जगहों पर इसका यूज़ कर सकते हैं, यह होता है। तो एम्पावरमेंट के बाद हम बात करेंगे अब सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में। तो सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट यानी कि खुद का सशक्तिकरण, उसको समझते हैं। एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल इन वीक पोजिशन ऑगमेंट देयर एक्सेस टू नॉलेज, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग पावर। एक प्रोसेस है जिसको एम्पावरमेंट बोलते हैं। क्या प्रोसेस है? अब थ्रू विच इंडिविजुअल इन वीक पोजिशन, आप एक पोजिशन में हैं जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है बढ़ाना, तो आप बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? नॉलेज के लिए अपना एक्सेस बढ़ा रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, अपनी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, अपना जो भी काम है, भले वो ज्ञान प्राप्त करने का रिसोर्सेज हो, नॉलेज का रिसोर्सेज हो। कुछ काम आप शुरू कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा काम, दुकान है, कुछ भी है, जो भी नया आप अपने प्रोफेशन में कर रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर सुनने में बहुत छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। निर्णय लेने की क्षमता, एक्चुअली डिसीजन लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन डिसीजन लेकर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना कि जो डिसीजन ले रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी पे ले रहा हूँ, अच्छा बुरा जो भी उसका रिजल्ट होता है उसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम डिसीजन मेकिंग करते हैं
कुछ गड़बड़ हो जाती है या जैसी हमारी इच्छा रहती है उसके अनुरूप कुछ काम नहीं होता है तो हम दूसरों को, किस्मत को, सबको दोष देने लग जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं उस डिसीजन की, वो होता है डिसीजन मेकिंग पावर। क्योंकि कई बार आपको सोसाइटी को फेस करना पड़ता है, आप जो डिसीजन ले रहे हैं सही है या नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया तो सोसाइटी आपका मजाक उड़ाएगी, लेकिन आप में क्षमता है कि नहीं, ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको जो बोलना है बोले। आप जब 4 लोगों की चिंता करना छोड़ देते हैं, वो पावर जो होती है वो डिसीजन मेकिंग पावर वहाँ से आएगी आपको। अब जैसे कि हम ये रूमा देवी हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं, और जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैं उनका काम इन्होंने शुरू किया और आज ये देश भर में जानी हुई फैशन डिज़ाइनर हैं। इनको केबीसी में बुलाया गया है, कौन बनेगा करोड़पति में भी आ चुकी हैं। देश के बाहर दुनिया भर में इनके ब्रांड्स जाते हैं, फैशन शो होते हैं वहाँ पर इनके भी ब्रांड्स जाते हैं, इनके कपड़े जाते हैं। इन्होंने अपने आप का तो सशक्तिकरण करा ही, साथ ही साथ इन्होंने जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, रोजगार दिया, वो भी आज सशक्त हो रहे हैं। It rises their level of awareness and ability to participate in community activities, thus attaining a level of control over their own environment. जितना हम एम्पावर होते हैं या हम जितना सशक्त होते हैं उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इट राइजेस देयर लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़। तो होता क्या है कि जितना हम जैसे आपने प्रफुल्ल बिल्लोरे MBA चाय वाला को देखा होगा, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 26-27 साल है, और पूरे देश में उनके आउटलेट खुले हुए हैं, फ्रेंचाइजीज उन्होंने दी हुई हैं MBA चाय वाला करके। आप कभी उनको सुनेंगे, देखेंगे तो आप में अपने आप ही एक मोटिवेशन आ जाएगा अपने अंदर। तो जितना हम अपने आप को सशक्त बनाते हैं उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा उतना आप लोगों से घुलना मिलना, लोगों से बात करने की हिम्मत आपके अंदर आती है। तो आप कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जितना आप सशक्त होते हैं। अटेनिंग अ लेवल ऑफ कंट्रोल देयर ओन एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ आपके एनवायरनमेंट में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आप किसी कम्युनिटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, जहाँ पे भी हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल बना पाते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं। सेल्फ एम्पावरमेंट इज एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर पर्सनल लाइफ, कैरेक्टराइज्ड इट बाय अ सेंस ऑफ परसीव्ड कंट्रोल एंड कॉम्पिटेंस। अब सेल्फ एम्पावरमेंट यानी खुद का सशक्तिकरण जो है, उसमें होता क्या है, इज एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेक डिसीजन, कि आप सेल्फ एम्पावरमेंट मतलब आत्म सशक्तिकरण बोलिए आप, है ना, खुद को हमने सशक्त कर लिया है। जब सेल्फ एम्पावरमेंट है तो आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया ना, डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा नाम है या बहुत बड़ी चीज़ है। सुनने के लिए तो बस 2 शब्द हैं कि डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, लेकिन एक डिसीजन लेने से हमारी लाइफ या बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत इफ़ेक्ट आता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो डिसीजन लेने की क्षमता आपकी बढ़ती है। हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर पर्सनल लाइफ। साथ ही साथ जैसे आप देखेंगे कि अभी जैसे आपकी एक एकेडमिक लाइफ और एक पर्सनल लाइफ है, समय के साथ आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ होगी। जब आप कहीं पे काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो आपको उस जॉब के हिसाब से, काम के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ता है, उसमें अडाप्ट करना पड़ता है। वहीं एक पर्सनल लाइफ की आपकी साथ ही साथ आपकी एक पर्सनल लाइफ भी चलती है। तो जितना सेल्फ एम्पावर्ड फील करते हैं, एक्चुअली ये सेल्फ एम्पावरमेंट कोई एक माइलस्टोन नहीं होता है, ये एक सेंस होता है जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, है ना। तो जितना आप सेल्फ एम्पावर्ड होते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी उतना ही कंट्रोल कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ या हर किसी के साथ कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बीच में फंसते हैं, और जब ये मिक्स होती है तो स्ट्रेस आता है। जितना हम सेल्फ एम्पावर्ड होते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को उतना ही कंट्रोल करने की एबिलिटी आपके पास आती है।
कैरेक्टराइज्ड इट बाय सेंस ऑफ परसीव्ड कंट्रोल एंड कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पर आपको खुद को ही फील होगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। आप अपने हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी चलाएंगे, पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी। और एक कॉम्पिटेंस यानी कि एक क्षमता, एक सक्षम आप हैं, कंट्रोल है आपके पास अपनी लाइफ को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके। आप स्किलफुल अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एक कॉम्पिटेंस आप सक्षम भी फील करते हैं। इट कंबाइन यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट कंबाइन पर्सनल एफिकेसी एंड कॉम्पिटेंस, अ सेंस ऑफ मास्टरी एंड कंट्रोल एंड अ प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस एंड इंस्टीट्यूशन। तो सेल्फ एम्पावरमेंट में क्या क्या है? पर्सनल एफिकेसी यानी कि आपका प्रभाव है, एफिकेसी मतलब होता है प्रभाव। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता है। अ सेंस ऑफ मास्टरी एंड कंट्रोल, सेंस ऑफ मास्टरी मतलब होता है, मास्टरी मतलब होता है प्रभुत्व, जिस भी जगह पे आप हैं आपका प्रभुत्व कायम है। सेंस ऑफ मास्टरी एंड कंट्रोल, साथ ही साथ आपका कंट्रोल भी है। अ प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेशन टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस एंड इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ जिस भी जगह पे आप हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस भी कंपनी में हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ उस इंस्टीट्यूशन पर प्रभाव आपका है। कहाँ कहाँ पर? एक तो पूरे इंस्टीट्यूशन पे है, साथ ही साथ डिसीजंस में है। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था, ये काफ़ी नाम से छोटा है पर एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, लाइफ चेंज हो जाती है इसमें। तो उस इंस्टीट्यूशन में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उसमें भी आपका इन्फ्लुएंस है, साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूशन में भी आपका इन्फ्लुएंस है। इट टॉक अबाउट द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल बोथ हिज एनवायरनमेंट एंड फीलिंग। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेल्फ एम्पावरमेंट के बारे में, तो ये किसी पर्सन या इंडिविजुअल की कैपेसिटी है कि वह अपने एनवायरनमेंट में और अपने फीलिंग दोनों में उसका कंट्रोल है। अब जैसे हम बात करते हैं ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो अब एक्चुअली हम पर्सनल लाइफ में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। जैसे आपने कभी छोटे बच्चों को देखा होगा, इसको समझाने के लिए बता देता हूँ कि जब ये स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चों को कभी आप स्कूल छोड़ने जाइए, उनको ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उनके टीचर ने एक बार उनको बोला कि इधर आए, यहाँ इधर बैठ जाइए, तो एक बार में वो टीचर ने बोला और वो तुरंत करेंगे उसको। लेकिन वही बच्चा जब घर में आता है तो आप उसको 10 बार कोई काम करने के लिए बोलते हैं, नहीं सुनता है ना। तो बस ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो पर्सन है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही हम अपनी पर्सनल लाइफ में अलग बिहेव करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। हमारा बिहेवियर अलग होता है, लोगों से बात करने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन जब कभी कोई पर्सन फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है, तो उसके दिल का गुबार जो है वो ऐसी जगहों पे भी निकाल देता है जहाँ पर उसको नहीं निकालना चाहिए। उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी एकेडमिक लाइफ में, जैसे आप स्टूडेंट तो आप अपना कुछ पर्सनल कुछ है जो दिमाग में भरा हुआ है, दिल में भरा हुआ है, आप उसको क्लास में ज़ोर से निकाल दें, चिल्ला दें या कुछ भी करें, है ना, अनयूजुअल तरीके से बिहेव करें। तो ये एक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर अगर जब हम बात कर रहे हैं कि जो भी सेल्फ एम्पावर्ड पर्सन हैं उनका उनके एनवायरनमेंट में भी कंट्रोल है और उनकी फीलिंग्स पे भी कंट्रोल है। भले दिल में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, गुस्सा आ रही है, लेकिन वो सिचुएशन के जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से ही बिहेव करेंगे। और साथ ही साथ एक तो फीलिंग हुई, और उनका जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट भी कंट्रोल में होता है। अब बात करेंगे डायमेंशन यानी कि आयाम, डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट के कितने डायमेंशन हैं, जिसमें से सबसे पहले है फिजिकल डायमेंशन, कंट्रोल ओवर वंस ओन मोबिलिटी एंड फिजिकल कंडीशन इंक्लूडिंग हेल्थ। हमारे फिजिकल कंडीशन पर कंट्रोल है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम हमारे हेल्थ को लेके अवेयर हैं,
हमारा पोस्चर मतलब होता है शारीरिक स्थिति, वो सही है, इंक्लूडिंग फूड, हम हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी सही तरीके हैं वो अपनाते हैं। साइकोलॉजिकल डायमेंशन, लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कितना सम्मान है, आत्मसम्मान जिसको हम बोलते हैं। कॉग्निटिव डायमेंशन, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन कंडीशन, मतलब हम खुद के बारे में अवेयर हैं, हम अपनी खुद की कंडीशन के बारे में अवेयर हैं, जागरूक हैं और समझ पा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता कि क्यों, किसी चीज़ को लेकर हम परेशान हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन हमको उसका कारण समझ में नहीं आता है। तो कॉग्निटिव डायमेंशन में यही बात हो रही है कि आपको अपनी कंडीशन के बारे में मालूम है कि हमारी कंडीशन कैसी है, कैसा महसूस कर रहे हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन, एबिलिटी टू एक्सेस रिसोर्सेज, एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। इकोनॉमिक मतलब होता है इकोनॉमी, आर्थिक बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन। एबिलिटी टू एसेस रिसोर्सेज को एसेस करने की आपके पास एबिलिटी है। जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती है, यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब ये नहीं होता है कि कुछ चीज़ आप हाथ से बना रहे हैं, उसका मतलब वो भी होता है। प्रोडक्टिव एक्टिविटी मतलब क्या है कि कुछ हम ऐसे काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम अपने आप को ग्रो करने के लिए, है ना, जैसा कि हम बोलते हैं ना कि हम कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होती है, ऑब्जर्व करके लर्न कर लेते हैं। पढ़ने के बाद लर्निंग होती है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कहीं कुछ मोटिवेशनल स्पीच सेमिनार हो रहे हैं, हम उसमें एंगेज हो रहे हैं। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हम एंगेज्ड हैं। एंड टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की क्षमता हमारे पास है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मतलब क्या हो गया, किसी से पूछना नहीं है, खुद अपनी दम पे हम अपने डिसीजन ले पाते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन, एबिलिटी टू सेट देयर ओन एजेंडा पर निगोशिएट एंड लीडिंग, हम अपने एजेंडा खुद सेट कर पाते हैं कि हमको करना क्या है, अपने टास्क, अपने गोल हम खुद बना रहे हैं। निगोशिएट मतलब होता है बहस करना, मतलब कि बातचीत करना, बहस नहीं बोल सकते हैं, बातचीत करना। अपने आप अपना जो एजेंडा है वो हम अपना क्लियर कर रहे हैं। कई बार इशू ये हो जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप चाहते हैं, वो आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पा रहे हैं। आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, वो आप सही से स्पष्ट बोल नहीं पा रहे हैं। तो निगोशिएट वही शब्द है कि आप बातचीत करके अपना जो भी एजेंडा है, जो भी बात है, उसको स्पष्ट तरीके से सामने रख पाते हैं। लीडिंग यानी लोगों को लेके चलने की क्षमता। तो ये डायमेंशन है सेल्फ एम्पावरमेंट के। फिर से देख लेते हैं। फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, कॉग्निटिव मतलब आपकी ओन हेल्थ कंडीशन से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति से लेके है कि आप अपना कितने आप प्रोडक्टिव आप हैं, उसको लेके है। पॉलिटिकल की आप अपने एजेंडा सेट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं और लोगों को लीड कर पा रहे हैं, लोगों को साथ में लेके चल पा रहे हैं। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट। अब ये जो सेल्फ एम्पावरमेंट है या आत्म सशक्तिकरण जो है, आत्म सशक्त जो है, ये डेवलप कैसे होता है। एम्पावरमेंट टेक प्लेस ओवर 3 फेजेस। ये एम्पावरमेंट है 3 फेज में होता है। फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड है इंटरपर्सनल और थर्ड है सोसाइटल। एक एक करके समझते हैं इसको। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल लेवल, डेवलप फीलिंग ऑफ पर्सनल पावर, कमांड एंड सेल्फ सफिशिएंसी ओवर मटेरियल। अब जैसे पहले एक जनरल बात कर लेते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब एम्पावरमेंट मतलब क्या हुआ कि आपका आपके एनवायरनमेंट में कंट्रोल है, डिसीजन लेने की आपके पास क्षमता है। तो ये जो एनवायरनमेंट में कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग पावर है, ये जब हम इंडिविजुअल लेवल पर कर पाते हैं, यानी हमारे ऊपर ही कंट्रोल है, हमारी फीलिंग्स पे कंट्रोल है कि हमको क्या करना है, खुद के लिए हम डिसीजन ले पा रहे हैं। इतना कंट्रोल हमारे पास जब गेन हो जाता है, हम गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं इतना कंट्रोल, तभी आप 2-3 लोगों के साथ मिलके या उनके ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। उनके ऊपर कंट्रोल करने से मतलब है एनवायरनमेंट कंट्रोल करना, 2-3 लोगों का जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करना, उनके साथ मिलके डिसीजन लेना या अपने डिसीजन लेके उन पे अप्लाई करना, अपने डिसीजन में उन लोगों को शामिल कर लेना, कन्विंस कर लेना,
तो पहले आप इंडिविजुअल खुद के लिए कर पाएंगे, तभी आप 2 लोगों के साथ मिलकर उस चीज़ को गेन कर पाएंगे, और तभी आप एक लार्ज ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे कि आप उनके एनवायरनमेंट में आपका कंट्रोल है, उन सबका मिलकर एक जो डिसीजन हो रहा है उस डिसीजन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं उस डिसीजन को, और जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, और सब आपके साथ एग्री हैं। तो ये जो काम वही है, एक पहले आप खुद के लेवल पे कर रहे हैं, फिर आप एक छोटे से ग्रुप के ऊपर कर पा रहे हैं, फिर एक सोसाइटी, एक लार्ज ग्रुप के ऊपर वो चीज़ अप्लाई कर पा रहे हैं। तो एट इंडिविजुअल लेवल डेवलप फीलिंग ऑफ पर्सनल पावर, कमांड एंड सेल्फ सफिशिएंसी ओवर मटेरियल। मतलब ओवर मटेरियल से मतलब है यहाँ पर आपका जो पर्सनल स्टफ है उस पर आपका कंट्रोल है, उस पर आपकी कमांड है। जैसे अभी देखो, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मोबाइल, मतलब हमारा फ्रेंड भी है और सबसे बड़ा दुश्मन में भी मैं मोबाइल को ही मानता हूँ। कैसे? अब जब हम सुबह उठते हैं और रात में जब हम सोने जाते हैं, इसके बीच का जो पीरियड है या जो टाइम है, हर किसी के पास एक बराबर ही है। कहने का मतलब ये है कि हर किसी के पास 24 घंटे ही होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उन 24 घंटे का आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप मोबाइल उठा के देखिए, स्क्रीन टाइम देखिए आपका। मोबाइल में एक सेटिंग होती है ना स्क्रीन टाइम की, कि आपने कितना देर मोबाइल चलाया आज, तो उसमें पूरा डेटा मिल जाता है कि एक दिन में कितनी देर मोबाइल चलाया, एक हफ्ते में, एक महीने में, और किस ऐप में आपने कितना टाइम दिया, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो हमारे जागने वाले जो आवर्स हैं, घंटे हैं, समय हैं, उसमें 4, 5, 6 घंटा तो हम मोबाइल में वेस्ट कर रहे हैं, और मोबाइल में भी कुछ लर्निंग में वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आप उससे काफ़ी कुछ लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन वो लर्निंग में वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में, स्नैप में, फेसबुक में, इन चीज़ों में अगर हमारा 4-5 घंटा रोज़ का जा रहा है, तो आप कुछ नया लर्न कब करेंगे, कब सीखेंगे? टाइम ही नहीं है। तो वही है यहाँ पे कि ये जब मटेरियल के बारे में बात, मटेरियल लिखा हुआ ना, ये मटेरियल यही समझ लो यहाँ पर मोबाइल को, कि आपके मोबाइल पे कंट्रोल है। ऐसा नहीं कि मोबाइल कंट्रोल कर रहा है आपको कि नहीं इंस्टाग्राम रील्स चलने दो, मोबाइल कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जहाँ पर आपका कंट्रोल हो गया कि किसी का कॉल आएगा, उठाएंगे, और ज़रूरी कॉल आएगा तो उससे कितनी देर क्या बात करनी है और उसको रख देना है। हमको अपना स्टडी करना है, अपना पढ़ना है, अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। तो एक तो ये पर्सनल पावर है, दैट इज़ डेवलप फीलिंग ऑफ पर्सनल पावर, कि आपका शक्ति, आपका कंट्रोल है आपकी ही चीज़ों का। तो एक तो ये हो गया इंडिविजुअल लेवल। तो यहाँ से आपको शुरू करना है अभी आत्म सशक्तिकरण, कि मोबाइल के हिसाब से नहीं चलना है, मोबाइल को अपने हिसाब से चलाना है। फिर है इंटरपर्सनल लेवल। इंटरपर्सनल की बात जब हो गई तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, मोर देन 1 पर्सन की बात हो गई। अब 2, 4, 6, 8 एक स्मॉल ग्रुप की यहाँ पे बात हो रही है। इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ अदर थ्रू कॉन्टैक्ट एंड वर्किंग टुगेदर। अब यहाँ पर जो एक ग्रुप है छोटा सा, या 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का एक जो ग्रुप है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसको प्रभावित करने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। अब भले आप साथ में काम कर रहे हैं, तो आपने अपना एक माहौल बना लिया है, अपना एक एनवायरनमेंट बना लिया है कि आप वो जो कर रहे हैं उनके डिसीजन को मैं अब इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, प्रभावित कर सकता हूँ। अब ये भले कॉन्टैक्ट के थ्रू करूँ या साथ में काम कर रहे हैं उसके थ्रू करूँ, किसी भी तरीके से करूँ, लेकिन उनके डिसीजन मेकिंग को अपन इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। एट सोसाइटल लेवल, यानी यहाँ पर सोसाइटी की बात हो रही है जहाँ पे भी आप रहते हैं। एम्फसाइज सोशल चेंज थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्रुप एफर्ट। एम्फसाइज मतलब होता है जोर देना, तो आप सोशल चेंज पर जोर दे रहे हैं कैसे, या सोशल चेंज करना चाह रहे हैं कैसे? थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ग्रुप एफर्ट। अब जैसे हम जहाँ पे भी जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होती ही हैं, या कुछ सोशल हैबिट होती ही हैं।
जैसे सोशल हैबिट आपको बताऊँ मैं, एक कॉलोनी है, वहाँ पर एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, खाली प्लॉट है मतलब उसमें किसी ने अपना घर नहीं बनाया है, तो वो सोसाइटी उस खाली प्लॉट को कचरा घर समझ लेती है कि सारा कचरा यहीं डालना है जो भी घर से वेस्ट निकल रहा है ना। तो ये एक बैड हैबिट है, बैड सोसाइटल हैबिट है, सोसाइटी की हैबिट है जो कि सही नहीं है, गलत है। तो इस प्रकार की कोई हैबिट है या कुछ आपको दूसरी चीज़ों को लेकर सोशल चेंज लेकर आना है, तो सोशल चेंज को लाने के लिए या तो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या एक ग्रुप एफर्ट, यानी कि आपका जो एक ग्रुप आपने बनाया हुआ है जो कि अब आपके कंट्रोल में है, इंटरपर्सनल लेवल पे आपने कर लिया है उसको कि ग्रुप हमारे कंट्रोल में है, उस ग्रुप के साथ मिलकर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि एक छोटा सा हमने रैली ऑर्गेनाइज़ किया या हमने कुछ पैम्पलेट्स बनाए कि भाई यहाँ पर हम अपनी ही सोसाइटी में, अपने ही कॉलोनी में एक खाली जगह पर कचरा डालेंगे, उससे कितना कंटामिनेशन हो सकता है, उससे कितना इन्फेक्शन हो सकता है, इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दिया। तो धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आएगा ही। 100 घर हैं, 100 में से 5 तो आपकी बात मानेंगे। और होता क्या है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जैसे हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं ना, तो एक एक्टिविटी बताता हूँ कि हॉस्टल में आप रह रहे हैं और शाम को आप घूमने फिरने का मन कर रहा है, पार्टी करने का मन कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे आपकी क्लास का एक लड़का अगर बुक खोल के पढ़ने बैठेगा ना, तो पूरा पार्टी का मूड धरा का धरा रह जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। डर लगता है कि अरे यार ये पढ़ रहा है, पास हो जाएगा, हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो अपने आप पढ़ने लग जाएंगे। यही चीज़ है कि अगर आपके कॉलोनी के 100 लोग वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं, आपने थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाई, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, 5 लोग भी अगर कचरा फेंकना बंद कर देते हैं, उनको देख देख के ही 5 से 6, 6 से 7, 6 से 8, 10, 15, 20 धीरे धीरे करके चेंज आएगा। इतने लोग कचरा फेंकना बंद करेंगे। तो एट सोसाइटल लेवल अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन सोसाइटी। सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट होना क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है। वुमेन एम्पावरमेंट इंक्लूड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस अमंग द वुमेन। अब वुमेन एम्पावरमेंट जब होगा, नारी सशक्तिकरण जब होगा, महिला सशक्तिकरण जब होता है, तब वुमेन्स में एक तो कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है, इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता। अब इंडिपेंडेंस मतलब यहाँ पर है कि उनमें एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस आएगा, कहीं पे अपना काम कर रहे हैं, खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पर मेरी कॉलोनी के पास में एक लड़की है, वो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी इंदौर में। वहाँ से जब कोविड हुआ तो उनको वापस आना पड़ा। अब क्या करें, तो उन्होंने क्या करा कि जो धूप बत्ती होती ना, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो धूप जलाते हैं, उसका धूप का उन्होंने काम चालू करा। जो गाय का गोबर होता है उससे भी धूप बनती है, तो उन्होंने गाय के गोबर से धूप बनाना शुरू करा, उसमें अलग अलग फ्लेवर डालना शुरू करे, घर पे ही अपने, बहुत बड़ा कुछ नहीं डाला, घर पे ही शुरू करा, 1-2 जन से मिलके, मतलब खुद और एक और उनके फैमिली मेम्बर के साथ मिलके। और फिर उन्होंने धीरे से एक छोटी मशीन भी ले ली धूप बनाने की, प्रोसेस कर लिया। अब साथ ही उसके साथ क्या हुआ कि समय के साथ उन्होंने होम डिलीवरी करना शुरू किया, छोटे छोटे स्टॉल लगाना शुरू किए, रेलवे स्टेशन पे स्टॉल लगाया। आज पूरे शहर में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, उनके जो धूप बत्ती है, दुकान कहीं नहीं डाली उन्होंने, सिर्फ दुकानों में सप्लाई करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, पूरे शहर में उनकी धूप बत्ती बिकती है। साथ ही साथ आसपास के शहरों में उनकी धूप बत्ती जाने लग गई। तो इससे क्या हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट है ये। एक उनके पास कॉन्फिडेंस आ रहा है, इंडिपेंडेंस यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है, वो खुद अपने पैसे कमा रही हैं और खुद अपने तरीके से उसको खर्च करना चाहती हैं या कर रही हैं, किसी की रोक टोक ही नहीं है। उसी पैसे से वो अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं, बिजनेस आगे बढ़ा रही हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट इंक्लूड द सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का भी सेंस है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस का सेंस भी है अमंग द वुमेन। This empowerment process sensitize women of their right and enable them to perform a responsibility toward oneself and other in a more effective way। अभी जो एम्पावरमेंट का एक प्रोसेस है, इसमें जो भी वुमेन्स हैं वो अपने राइट्स
जो भी उनके हक हैं, राइट्स हैं, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ एनेबल देम टू परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म करते हैं सोसाइटी में, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इट एनेबल वुमन टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एंड बिकम सेल्फ रिलायंट। थ्रू वुमन एम्पावरमेंट वुमेंस अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। सेल्फ रिलायंट मतलब होता है आत्मनिर्भर, किसी पे वो डिपेंड नहीं है, खुद पे ही डिपेंड है, अपना काम खुद कर ले रही हैं, किसी भी चीज़ के लिए उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, आत्मनिर्भर बनते हैं। इट प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू वुमन, और एक बोलते हैं मैं अपना मालिक खुद हूँ, ऑटोनॉमी वही फील होता है। तो जितना आप सेल्फ रिलायंट या इंडिपेंडेंट या कॉन्फिडेंट आपके अंदर होता है, आत्मनिर्भर आप बनते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपके अंदर है, किसी से आपको पैसे नहीं मांगना है, उतना एक ऑटोनॉमी का फील आपके अंदर आता है कि हम या हमारी लाइफ किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम हमारी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, हम हमारे डिसीजन खुद ले सकते हैं, खुद अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं सोसाइटी में, लाइफ में। वुमन एक्वायर कंट्रोल ओवर मटेरियल एसेट, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज एंड आइडियोलॉजी। थ्रू वुमन एम्पावरमेंट वुमेंस मटेरियल एसेट्स पे कंट्रोल गेन कर पाती हैं, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज पे, और साथ ही साथ आइडियोलॉजी है जो हम बोलते हैं विचारधारा पे। इट हेल्प वुमन टू ओवरकम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। साथ ही साथ वुमन एम्पावरमेंट के थ्रू वुमेंस जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में, हर कंट्री में ऐसा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ही। तो थ्रू वुमन एम्पावरमेंट जो वुमेंस है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जो लैंगिक भेदभाव है उसको पीछे छोड़ के इक्वल स्टेटस गेन करते हैं सोसाइटी में। इट इनेबल वुमन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट डोमेस्टिक एंड पब्लिक लेवल। साथ ही साथ थ्रू वुमन एम्पावरमेंट वुमेंस पॉलिसी मेकिंग यानी बोलते हैं नीति बनाना, नीति बनाने में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू लेवल पे भी और पब्लिक लेवल पे भी। इट एनेबल वुमन टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल एंड फेस द चैलेंजेस इन वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ। साथ ही साथ थ्रू वुमन एम्पावरमेंट वुमेंस अपना पोटेंशियल, कितनी उनमें क्षमता है, उसको रियलाइज़ कर पाते हैं, उसको यूज़ कर पाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। और साथ ही साथ फेस द चैलेंजेस इन वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ, लाइफ के जो बोलते हैं जितने सर्कल हैं, अलग अलग फेज़ आते हैं, उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको फेस कर पाते हैं, उनका सामना कर पाते हैं। अब मैं आपको कुछ एम्पावर्ड वुमन के बारे में बताऊंगा। बहुत मेरे हिसाब से तो वो बहुत फेमस हैं, दुनिया भर में फेमस हैं, पर शायद आप उतना अच्छे से उनको नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं आपको उनके चेहरे दिखाऊंगा। और अब सबसे पहला नाम है फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी, लिख लीजिए इसको, और इस क्लास के बाद गूगल करके ज़रूर पढ़िएगा इनके बारे में, अवनी चतुर्वेदी। एक और पिक्चर दिखाता हूँ आपको, देख के मज़ा आएगा। ये फर्स्ट स्क्वाड्रन है, किसके बारे में है ये आपको गूगल ही करना है, अवनी चतुर्वेदी के बारे में सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में अवनी चतुर्वेदी है। और मैं आपको अलग अलग फील्ड से एम्पावर्ड वुमन हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। हिमा दास, विनीता सिंह, इनको आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा। सरपंच भक्ति शर्मा, इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, इन सभी के बारे में ज़रूर पढ़िए और वुमेन एम्पावरमेंट का सही मतलब आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एटिकेट के बारे में। एटिकेट मतलब होता है शिष्टाचार। एटिकेट इज़ अ कोड ऑफ गुड मैनर, द पोलाइट रूल ऑफ अ सोसाइटी और अ प्रोफेशनल ग्रुप। एटिकेट मीन्स गुड मैनर, मैनर कितना अच्छा है, शिष्टाचार कितना अच्छा है। और एटिकेट जो है वो सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं या प्रोफेशनल ग्रुप जहाँ पे आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ का एक पोलाइट रूल होता है, यानी कि विनम्रता का नियम। इट रिफर टू द वेरियस मैनर्स
एंड बिहेवियर दैट आर प्रिस्क्राइब्ड एंड ऑब्जर्व्ड इन सोशल लाइफ। अब प्रोफेशनल एटिकेट मतलब क्या हुआ कि मैनर्स, अब मैनर्स में भी आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के मैनर्स होते हैं। किसी से बातचीत करना है उसका मैनर अलग है, कम्युनिकेशन मैनर अलग होता है, टेलीफोन मैनर अलग होता है, ईटिंग एटिकेट या मैनर्स अलग होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के मैनर्स होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर में दिखते हैं, और पर्सन या लोग इसको हमारी जो सोशल लाइफ है जहाँ पर हम लोगों से घुलते मिलते हैं वहाँ पर ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि हम घर पे हैं, दाल चावल खा रहे हैं तो हम हाथ से ही खा लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम एक सोशल ग्रुप में होते हैं जहाँ पर कई लोग हैं, नोन या अननोन लोग हैं, ग्रुप है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा मैनर के साथ खाते हैं। आप हो सकता है स्पून यूज़ करें, स्पून से खाएं, तो एक मैनर, इसको हम बोलते हैं ना कि टेबल मैनर्स हैं, टेबल एटिकेट है, वो होता है। तो इनको लोग जो है वो ऑब्जर्व भी करते हैं आपकी सोशल लाइफ में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग, एटिकेट नॉट ओनली इंक्लूड द नर्सेज बिहेवियर टुवर्ड पेशेंट एंड कलीग बट ऑल्सो द एस्टेब्लिशिंग ऑफ अ रिलेशनशिप विद पेशेंट, कलीग एंड सुपरवाइजर। तो अगर हम बात करें नर्सिंग में प्रोफेशनल एटिकेट की या एटिकेट की, तो एटिकेट मतलब ये नहीं हुआ कि नर्स का बिहेवियर कैसा है पेशेंट के लिए या अपने कलीग्स के लिए, सिर्फ बिहेवियर की बात नहीं हो रही है, बल्कि कि आप उनसे किस तरीके से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप के अलग अलग प्रकार हैं, इनमें से प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी है। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप किस तरीके से आप बनाते हैं, किस तरीके से एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल एटिकेट है इन नर्सिंग। Nurse is an important member of the healthcare team working in collaboration with other team members। हर हॉस्पिटल में हेल्थ केयर टीम होती है जिनमें से एक नर्स है, डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट और मेंबर होते हैं जिनके साथ नर्सेस को मिलकर काम करना होता है। शी एस्टैब्लिश अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप अमंग ऑल द मेंबर इन वेरियस सेटिंग। और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि आप एक डिपार्टमेंट होता है CSSD, सेंटर स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम हमारे वार्ड से इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन के लिए भेजते हैं, बेड शीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट जो पेशेंट ने यूज़ किया है, पेशेंट डिस्चार्ज कर हो जाता है उसके बाद उनको वॉश होने के लिए भेजते हैं। तो एक CSSD डिपार्टमेंट है। स्टोर है जहाँ से आपको अलग अलग सप्लाईज मिलती है मेडिसिन को लेकर। पैथोलॉजी है जहाँ पर आप अपने पेशेंट का ब्लड सैंपल या जो भी सैंपल्स उनको भेजते हैं, वहाँ से रिपोर्ट मिलती है। OPD है जहाँ से पेशेंट आपके पास एडमिट होते हैं। तो ऐसे और भी कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनके साथ मिलकर हमको काम करना रहता है। टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग द नर्स शुड फॉलो सर्टेन प्रोफेशनल एटिकेट। तो इन सब डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करने के लिए कुछ प्रोफेशनल एटिकेट्स हैं, उनको फॉलो करना रहता है। It is good etiquette that lead to good interpersonal relationship and strengthen professional life। Good etiquette, अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना IPR की, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप या थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसके लिए एटिकेट होना ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। फर्स्ट इंप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज आर अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। अटमोस्ट मतलब होता है अत्यंत, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट इंप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें, एस्टेब्लिश कर मतलब होता है बनाए हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो अगर जब हम फर्स्ट टाइम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, सामने वाला पर्सन अगर हमसे कुछ बोल रहा है, बात कर रहा है, और उसी वक्त हम अपना मोबाइल उठा के कुछ उसमें देखने लग जाएँ, चेक करने लग जाएँ, तो इससे क्या समझ में आएगा कि हम अच्छे लिसनर नहीं हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, उसकी बात इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब होगा आपकी बॉडी लैंग्वेज की वजह से, और जो भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो खराब हो रहा है, और आपका एक रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है जब भी आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं तब। नीड फॉर प्रोफेशनल एटिकेट इन नर्सिंग। नर्सिंग में प्रोफेशनल एटिकेट की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है? प्रोफेशनल एटिकेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इंप्रेशन इन बिल्डिंग अ रैपोर्ट विद द पेशेंट। जब आप पेशेंट से रैपोर्ट क्रिएट करते हैं, रैपोर्ट मतलब होता है तालमेल,
तो जब पेशेंट से आप रैपोर्ट क्रिएट करते हैं तो प्रोफेशनल एटिकेट के थ्रू आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है, और फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए, तभी आपका एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो पहला तो ये हो गया कि आपका जब फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा, उसके लिए जितना अच्छा आपका प्रोफेशनल एटिकेट है उतना अच्छा पेशेंट के ऊपर आपका इम्प्रेशन पड़ने वाला है। नर्सेज आर अप्रोच्ड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट देयर बॉडी लैंग्वेज एंड अपीयरेंस। अब कोई भी पेशेंट या पेशेंट के अटेंडर या हेल्थ केयर टीम मेंबर नर्सेज को अप्रोच करते हैं कब? जब आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, आप बातचीत अच्छे से कर पाते हैं, संवाद अच्छे से कर पाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप अपीयरेंस आपका जो प्रोफेशनल ड्रेस सेंस है वो अच्छा है, तो लोग आएंगे आपसे बात करेंगे। टू एस्टेब्लिश और आएंगे बात करेंगे, बात करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है ना, पहली चीज़ वो है। टू एस्टेब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स, और साथ ही साथ यहाँ पेशेंट, अटेंडर और हेल्थ केयर टीम मेंबर के साथ भी IPR मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल एटिकेट बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ एटिकेट के बारे में। एटिकेट मतलब हो गया शिष्टाचार, एस्पेक्ट मतलब हो गया उसके पहलू। शिष्टाचार के कितने पहलू हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है पोस्चर। पोस्चर मतलब होता है शारीरिक स्थिति। तो जब भी आप प्रोफेशनल सेटिंग में हैं जहाँ पे आपको एटिकेट शो करना है, शिष्टाचार शो करना है, तो हम बात करेंगे अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में, पोस्चर के बारे में। पोस्चर हमारा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि सीधे खड़े रहें, डेस्क पे या कुर्सी पे झुक के नहीं खड़े होना है कि जब किसी से आप बात करेंगे। हमारे जो हाथ है ये साइड में होना चाहिए, यानी कि हम हाथ बांधे हैं या पॉकेट में, जेब में हाथ डाल के रखे हैं। जब भी हम बैठते हैं तो पैर एक दूसरे के ऊपर, यानी क्रॉस लेग नहीं बैठना है, जो नीज है वो साथ साथ में होना चाहिए, हमारे घुटने साथ साथ में होना चाहिए। शो इंटरेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट केयर। जब भी बात करें तो अपना जो इंटरेस्ट है उसको शो करना है हमको। साथ ही साथ एक सिंसियर स्माइल, जब ये बात करें तो हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए। ये हो गया पोस्चर। फिर सेकंड है वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी आप बातचीत करेंगे तब क्या एटिकेट होना चाहिए, तो उसमें है इंट्रोड्यूस सेल्फ एंड एक्सप्लेन वन रोल बिफोर प्रोवाइडिंग केयर। आपका क्या नाम है, अपना इंट्रोडक्शन दें, और जो भी प्रोसीजर आप करने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन पेशेंट को हमको देना है। जेंटल रहना है, पोलाइट रहना है जब भी आप बात करें। जितने भी सीनियर्स हैं, कोवर्कर हैं, पेशेंट हैं, उनको ग्रीट करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी ज़रूरी हो साइलेंस मेंटेन करके रखें। कोई आपका काम करता है, हेल्प करता है, तो उसको थैंक्स ज़रूर बोलें। जब भी बात करें तो आई कांटेक्ट, जब वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है तो आई कांटेक्ट हमारा होना चाहिए, और जब सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलता है तो अटेंशन आपको देना है। कन्वे थॉट क्लियरली, प्रैक्टिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और जो भी बातचीत है या जो भी आपको बोलना है उसको क्लियर, स्पष्ट शब्दों में आपको बोलना है, और जो भी अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन है वो आपको देना है। जैसा कि किसी से बात करते हैं तो मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, वो ज़रूर यूज़ करें। फिर थर्ड है वर्ड चॉइस, यानी कि शब्दों का चयन। जब भी आप बात करें तो आपके शब्दों का चयन, क्योंकि हम जैसे हमने बात की थी ना कि एक ही शब्द के अलग अलग मतलब निकलते हैं, तो आपका शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। पोलाइट वर्ड यूज़ करें, अप्रोप्रिएट वर्डिंग आपकी होनी चाहिए। यूज़ क्लियर वॉइस, राइट टोन और वॉल्यूम। आपकी जो वॉइस है वो क्लियर हो, स्पष्ट हो, टोन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, और वॉल्यूम ये बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बस इतना हो कि सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात समझ में आ जाए, सुनाई पड़ जाए, चिल्लाना नहीं है। फिर अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर। जब भी आप कम्युनिकेशन करें या जो आपके एटिकेट्स हैं तो डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर जैसे कि जब हम अगर किसी के माउथ से बैड ब्रीथ आ रही है, स्मेल आ रही है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल सेटिंग में आपको स्नैक्स जो भी है कुछ खाना पीना है तो अपने लंच या जो ब्रेक टाइम है तभी खाना है। ड्यूरिंग जॉब या काम के दौरान आपको कुछ खाना पीना नहीं है। फूड कॉर्नर जो है आपका क्लीन होना चाहिए। स्मोकिंग आपको नहीं करना है कहीं पे भी आपके प्रोफेशनल एरिया में। और अवॉइड अपीयरिंग टायर्ड, थके हुए मत दिखिए। कुछ इनके तरीके ढूंढिए कि आपको अगर थकावट हो रही है, फटीग हो रहा है, तो उससे कैसे कोप अप कर पाएँ, क्योंकि आप टायर्ड दिखेंगे तो लोग आपके पास जाना वैसे ही अवॉइड करेंगे। फिर
अवॉइड स्ट्रीमिंग वीडियो, प्लेइंग म्यूजिक इन वर्क एरिया। जहाँ पे भी आप काम करते हैं तो वहाँ पर मोबाइल यूज़ करना, गाने चलाना, वीडियोस देखना, ये सब, गेम खेलना, ये सब चीज़ें हमको नहीं करना है। तो ये एस्पेक्ट ऑफ एटिकेट्स हो गया। पोस्चर है, वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्ड चॉइस है, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर। फिर नेक्स्ट है प्रोफेशनल ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब होता है तैयार होना, सजना संवरना। आप देखेंगे कि कुछ, जैसे आप ध्यान दिया हुआ एयर होस्टेस जो रहते हैं, आपने कभी उनके जो हेयर्स हैं, बाल हैं, या उनके कपड़े, इन पर ध्यान दिया हो तो वो वेल ग्रूम्ड होते हैं। जो पायलट होते हैं वो वेल ग्रूम्ड होते हैं, तैयार रहते हैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से। तो ठीक वैसे ही प्रोफेशनल ग्रूमिंग, ग्रूमिंग रिफर टू द एक्शन कैरिड आउट टू कीप देम सेल्फ क्लीन एंड प्रेजेंटेबल, कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, प्रेजेंटेबल रखें। इट इज़ नथिंग बट द आर्ट ऑफ कीपिंग वन सेल्फ क्लीन एंड मेंटेनिंग द बॉडी। ये ग्रूमिंग मतलब कुछ नहीं, बस ये है कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें और अपने बॉडी को, अपने कपड़ों को मेंटेन करके रखें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फील गुड अबाउट आवर सेल्फ, अपने आप के बारे में अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ सेल्फ एंड मेंटेन अ प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव अपीयरेंस, कि आप जब आप अपने आप को अच्छे नहीं लगेंगे तो दूसरों को कैसे अच्छे लग सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को साफ सुथरा रखें, अच्छा लगे, ताकि अट्रैक्टिव अपीयरेंस आपका रहे आपके प्रोफेशनल जॉब में। When we feel good about ourselves, we naturally convey confidence and a positive attitude। जब हम अपने बारे में ही अच्छा महसूस करते हैं कि हम अच्छे दिख रहे हैं, हम वेल ग्रूम्ड हैं, अच्छे से तैयार हैं, तो अपने आप हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होता है। प्रोफेशनल ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल प्रोफेशनल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग में ही प्रोफेशनल ग्रूमिंग जरूरी है, जितने भी प्रोफेशन होते हैं सब में ग्रूमिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग होना जरूरी है। व्हाट वी वेयर सपोर्ट आवर प्रोफेशनल इमेज। हम क्या पहन रहे हैं वो हमारी प्रोफेशनल इमेज को सपोर्ट करता है। अब जैसे मैं हॉस्पिटल में अगर काम कर रहा हूँ क्लिनिकली, टी शर्ट में चला गया, या मैं ट्राउज़र जीन्स में जा रहा हूँ, या अगर मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं टी शर्ट या जीन्स पहन के जाऊँगा, तो वो मेरी प्रोफेशनल इमेज को मैच नहीं करेगा। मैं एक टीचर हूँ, मुझे फॉर्मल में रहना ज़रूरी है, या फॉर्मल में रहना चाहिए, ताकि एक टीचर की इमेज अच्छी लगे, प्रोफेशनल इमेज अच्छी बने मेरी। एंड सेंड अ सिग्नल टू अदर अबाउट हाउ वी सी आवर सेल्फ एंड वांट टू बी परसीव्ड बाय अदर। और साथ ही साथ जो भी हम पहनते हैं, जैसे हम दिखते हैं, तो एक तो आपकी प्रोफेशनल इमेज को सपोर्ट करता है, दूसरा वो एक सिग्नल जाता है पब्लिक में कि हम कैसे दिख रहे हैं, या इस प्रोफेशन के लोग कैसे दिखते हैं और ये कैसे दिखना चाहते हैं। प्रोफेशनल अपीयरेंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग रिस्पेक्टेड एट वर्क प्लेस। साथ ही साथ अगर आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से ग्रूम होते हैं, तैयार होते हैं, तो लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। जो भी आएगा आपसे अच्छे से बात करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, कि ये आप क्योंकि आप अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट अपने आप ही करते हैं। इन नर्सिंग ग्रूमिंग इज ऑल दैट मोर इम्पोर्टेंट एज इट इम्पैक्ट सेल्फ रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ टीम मेंबर एंड पेशेंट। अब नर्सिंग में भी ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको भी, आप पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे हमने बात करी थी कि कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, पहला वो हो गया। रिलेशनशिप विद अदर हेल्थ टीम मेंबर, जो आपके साथ अदर हेल्थ टीम मेंबर्स हैं, या जो पेशेंट्स हैं, या उनके अटेंडर हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये भी आपकी ग्रूमिंग पे डिपेंड करता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि हमारी अगर किसी से कम्युनिकेशन, जैसा जब रिलेशनशिप बनता है, यानी जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तब की बात अलग है। लेकिन कम्युनिकेशन होने के पहले हम क्या करते हैं, लोगों को देखकर जज करते हैं। हमारा जो माइंड है वो देखकर, अपीयरेंस देखकर कि कौन कैसा तैयार है, कैसा दिख रहा है, उसको देखकर हमारा माइंड अपने आप जज करने की कोशिश करता है। उसके बाद ही तो आप बात करेंगे, फिर रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन तो आपके लुक का ही पड़ता है। ग्रूमिंग ऑफ द नर्स इज एन एसेंशियल फैक्टर एज द पेशेंट जज हर एबिलिटी बेस्ड ऑन हर अपीयरेंस। अब नर्सेस के लिए भी ग्रूमिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो पेशेंट है वो आपको जज तभी आपके अपीयरेंस देख के आपको जज करेगा। पेशेंट प्रेफर द नर्स टू बी वेल ग्रूम्ड एंड हैव अ प्रोफेशनल आउटलुक। तो पेशेंट प्रेफर करते हैं, पेशेंट चाहते हैं, एक माइंडसेट होता है कि जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर है वो वेल ग्रूम्ड हो, नर्स जो है वो वेल ग्रूम्ड हो, और उनका प्रोफेशनल लुक दिखे। पर्सनल ग्रूमिंग इंक्लूड ड्रेस कोड, मेकअप, ज्वेलरी, हेयर सेटअप एक्सेट्रा।
तो पर्सनल ग्रूमिंग में क्या इंक्लूड होता है, आपका जो ड्रेस कोड है, मेकअप है, किस तरीके से आपने किया हुआ है, क्योंकि मेकअप भी सिचुएशन के हिसाब से है, ओकेशन के हिसाब से होते हैं, ज्वेलरी, हेयर सेट, सब उसी के हिसाब से होता है। तो पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रूमिंग में सबसे पहले ड्रेस कोड है। तो जैसे अगर हम नर्सिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो आपका जो एप्रन है, जो ड्रेस है, वो एकदम साफ़ सुथरा हो, अच्छे से हो, प्रेस किया होना चाहिए, उसमें सल नहीं होना चाहिए, और जो नेम टैग या जैसे आईडी कार्ड मिलता है वो विजिबल होना चाहिए जब भी आप पहनेंगे उसको। हेयर सेटअप में वैसे ये काफ़ी बड़ा इसमें है बुक में, लेकिन उतना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। हेयर सेटअप में क्या है कि आपके जो हेयर है वो क्लीन हो, ट्रिम हो और वेल कॉम्ड या अरेंज होना चाहिए। जो आपके हेयर हैं, बाल है, वो चेहरे पर सामने नहीं आना चाहिए। अट्रैक्टिव रबर बैंड पिन शुड बी अवॉइडेड। जो फैंसी रबर बैंड या जो पिन आती हैं वो हमको अवॉइड करना है। हेयर कलर जो है वो नेचुरल होना चाहिए। मैन जो अगर मेल नर्सिंग ऑफिसर हैं तो उनके जो हेयर हैं वो उनके कान के ऊपर ही हों, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। मुस्टैच यानी जो मूंछ है वो भी वेल ग्रूम्ड हो, और बियर्ड अगर वो शेव दाढ़ी रखे हुए हैं तो वो ट्रिम्ड हो और वेल ग्रूम्ड अरेंज्ड हो। ज्वेलरी, बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहनना है। बॉडी पियर्सिंग नॉट एडवाइसेबल। बॉडी पियर्सिंग जैसे जो ईयर रिंग पहनते हैं या नोज रिंग पहनते हैं वो इट इज़ ओके, और जो पियर्सिंग करवाते हैं ईयर में, ऊपर साइड में या जो भी है, तो वो एडवाइसेबल नहीं है इन नर्सिंग प्रोफेशन। मेकअप बहुत हैवी नहीं होना चाहिए। और क्या है इसमें, आर्टिफिशियल आई लैशेस शुड बी अवॉइडेड। अभी आई लैश क्या होता है मुझे पता नहीं है। लिपस्टिक कलर शुड बी कंजर्वेटिव एंड कंपेटेबल विद द इंडिविजुअल, या आप खुद देखिए, पढ़िए, समझिए। फिर है नेल्स। नेल्स में ये नेल भी हमें ट्रिम होना चाहिए, बहुत लंबे नेल नहीं होना चाहिए। नेल पॉलिश जो है बहुत फैंसी या कलर्ड ना हो, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं। और वैसे भी नेल ज़्यादा बड़े होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फिर कंटामिनेशन आता है और वही हम हाथ के थ्रू ही खाते हैं तो हमारे अंदर भी आता है। तो ये सब हो गया प्रोफेशनल ग्रूमिंग में जिनको हमको ध्यान रखना। रोल ऑफ नर्स इन एम्पावरिंग अदर्स। दूसरों को एम्पावरिंग या एम्पावरमेंट करने में नर्सेस का क्या रोल है या क्या फ़ायदा है। दिस एम्पावरमेंट ऑल्सो लीड्स टू improved job satisfaction among nurses and other health care professionals, which help reduce turnover and boost morale. Nurse leader can empower others by ensuring they have a chance to voice concern and helping them handle changes in healthcare environment. तो अल्टीमेटली क्या है कि जब आप किसी को एम्पावरमेंट या एम्पावर करने में हेल्प करते हैं, सशक्त बनाने में हेल्प करते हैं, तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन का फील आपके अंदर आता है। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब होता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उससे आपको संतुष्टि मिल रही कि नहीं। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, उनको सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन कि हमने किसी की मदद की, तो एक जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो मॉरल है वो बूस्ट होता है, और आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सारा काम तो के लिए स्ट्रेसफुल होता ही है हॉस्पिटल में। फिर ये यूनिट 10 सेल्फ एम्पावरमेंट कंप्लीट हो गया है। तो एक बार फिर से साइकोलॉजी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ईयर वाइज सिलेबस था और अब सेमेस्टर वाइज सिलेबस के हिसाब से भी हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम कोशिश करते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पूरा करने की। थैंक यू। बाकी जो यूट्यूब में आप कम्युनिटी पोस्ट वगैरह आपको आते रहेंगी, उसमें देखते रहिएगा। MCQ टाइप क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें आजकल। और साथ ही साथ मैंने एक नई चीज़ भी ऐड की हुई है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एम्स के, ESIC के, रेलवे के, नर्सिंग को लेके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जॉब के लिए, तो उनके क्वेश्चंस भी मैं MCQ में आपको दे रहा हूँ अब यूट्यूब में। तो आप अभी से फर्स्ट ईयर में हैं तो उनको देखते रहिए, पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो स्टोर होता रहेगा और हेल्प करेगा जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करके प्रोफेशनल एग्ज़ाम जब देंगे आप, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे जॉब के लिए। थैंक यू।